पूछना ये है कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन से कि उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा, क्या डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को रखा क्राइटेरिया, इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस को रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद वसीम ने आज लाहौर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया जिन्हें आइंदा सीज़न के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो खिलाड़ी भी शामिल हैं कि जो रेड बॉल क्रिकेट जो कि टेस्ट क्रिकेट है, और फिर वो खिलाड़ी भी शामिल है जो वाइट बॉल क्रिकेट जिसमें वनडे और T20 क्रिकेट शामिल है उसमें हिस्सा लेते हैं। 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट के लिए जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इन 5 खिलाड़ियों में से 3 तो ऐसे हैं कि जिन्हें ए कैटेगरी दोनों यानी रेड बॉल क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट में दी गई है। और इन 3 खिलाड़ियों में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। जबकि हसन अली और इमामुल हक को भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों कैटेगरीज़ में रखा है। अगर हसन अली की हम बात करें तो हसन अली को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन 2 कैटेगरीज़ में रखा है उनमें उनको रेड बॉल कैटेगरी में उन्हें B और जो है वाइट बॉल में उन्हें C कैटेगरी दी गई है। जबकि इमामुल हक को रेड बॉल में C और वाइट बॉल में B कैटेगरी दी गई। और ख़ास बात यह कि खुशदिल शाह जिन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे जितवाया, एक वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वनडे जितवाया, उन्हें D कैटेगरी में रखा है। एक इमर्जिंग प्लेयर है, यंग प्लेयर है कि जिसमें बड़ा पोटेंशियल है, जिसने पाकिस्तान को 2 मैचेस जितवाए अपनी जारहाना बैटिंग के ज़रिए, उसको D कैटेगरी में रखा गया। और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद का नाम भी शामिल है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उन्हें भी D कैटेगरी दी गई है। और अगर आप देखें इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स पर अगर आप नज़र डालें तो साजिद खान जो ऑफ स्पिनर जो 7 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेले, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद वो बांग्लादेश में टेस्ट मैच खेले और फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन उन्हें अब किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरीके से जो हैरत अंगेज़ ओमिशन है वो फ़हीम अशरफ का है। फ़हीम अशरफ तो टेस्ट क्रिकेट के पाकिस्तान के ऑलराउंडर समझे जाते हैं, लेकिन उन्हें तीनों में से किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। इसी तरीके से इमाद वसीम को भी तीनों में से किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। ये हैरत की बात है। और नौजवान साहबजादा फ़रहान जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाते हैं, उनका नाम भी किसी कैटेगरी में शामिल नहीं है। बड़ी हैरत की बात है कि जिस तरीके से जो तरीक़ेकार क्या इख्तियार किया गया। कौमी सिलेक्शन कमेटी तो समझ लीजिए एक तरह से वन मैन शो है, और हम कहते चले आए हैं कि वो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का वन मैन शो है। और ख़ास बात यह है कि मोहम्मद वसीम का आज लैपटॉप जो थे वो ठीक कर रहे थे एक स्टैटिस्टिशियन, और लग यही रहा है कि लैपटॉप में वायरस आ गया था। मोहम्मद वसीम के साथ जो सिलेक्टर्स जो कि 6 टीमें हैं, जिनमें 2 सूबाई एसोसिएशंस की जो 6 टीमें, जिनमें 2 लाहौर की, उसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न की, उनमें से 2 टीमों के तो समझ लीजिए चीफ जो कोचेज़ हैं वो अब नहीं रहे, जिनमें एक तो सिंध के बासित अली और बलूचिस्तान के फैसल इकबाल। तो बाकी 4 टीमों के क्या कोचेज़ के साथ मशावरत की गई, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया था एहसान मानी साहब के दौर में, वो यही था कि जो 6 सिलेक्टर्स होंगे जो कि कोचेज़ होंगे, हेड कोचेज़, और उसके अलावा एक चीफ सेलेक्टर होगा। और चीफ सेलेक्टर की तनख्वाह के बारे में हम बता चुके हैं, 10 लाख से ज़ायद उनकी तनख्वाह है। लेकिन लग यही रहा है कि ये चीफ सेलेक्टर सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, और इन्होंने टीम जो है वो सिलेक्शन जो है वो जिसे कहना चाहिए कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो सिलेक्शन है खिलाड़ियों का, वो इन्होंने ख़ुद नहीं किया बल्कि कहीं और से हुआ है। बाद लोग इशारा करते हैं कि शायद PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अब कोचेज़ की तो इतनी इन्वॉल्वमेंट लगती नहीं है, और कोचेज़ खुद परेशान है कि रमीज़ राजा ने ऐलान किया है कि 2-3 टीमों के गैर मुल्की कोचेज़ आएंगे, तो कोचेज़ को खुद अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, वो क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अपना इनपुट देंगे या किसी खिलाड़ी के लिए फ़ाइट करेंगे। मोहम्मद वसीम कहते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त लड़कों को हमने मौका फ़राहम किया है। इमर्जिंग कैटेगरी में इन्होंने कामरान ग़ुलाम को भी रखा है,
कामरान गुलाम ने रन्स के अंबार लगाए, लेकिन उन्हें इमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं, अगर आप उन पर नज़र डालें तो आप देखें कि सेंट्रल कॉन्टैक्ट में बाबर आज़म, मैंने जिस तरह से नाम लिया बाबर आज़म, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, वो तीनों कैटेगरीज़ में रेड बॉल में भी और वाइट बॉल में भी ए कैटेगरी में शामिल है। फिर उसके अलावा हसन अली जो है वो रेड बॉल में बी और वाइट बॉल में सी। इसी तरीके से इमामुल हक जो है वो रेड बॉल में सी और वाइट बॉल में वो बी कैटेगरी में शामिल है। फिर उसके बाद जो रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें शान मसूद भी शामिल हैं। रेड बॉल में शान मसूद को भी उन्होंने रखा है, लेकिन उनको डी कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब शान मसूद को मौका मिलेगा लेकिन डी कैटेगरी में। और इसकी ए कैटेगरी में अज़हर अली है, बी कैटेगरी में फवाद आलम है और सी कैटेगरी में है इसमें अब्दुल्ला शफीक और फास्ट बॉलर नसीम शाह। और डी कैटेगरी में जो है वो आबिद अली है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, उनके अलावा शान मसूद है, सरफराज अहमद है और यासिर शाह को जो सीनियर प्लेयर हैं उन्हें भी डी कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरह से वाइट बॉल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं उनमें फ़खर जमान अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो ए कैटेगरी में, नायब कप्तान वाइट बॉल क्रिकेट के शादाब खान भी ए कैटेगरी में, और इसी तरीके से बी कैटेगरी में हारिस रऊफ़ को रखा गया हैरत अंगेज़ तौर पर, जबकि हारिस रऊफ़ वाइट बॉल क्रिकेट में उनका हक बनता था कि वो ए कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। सी कैटेगरी में इन्होंने मोहम्मद नवाज़ को रखा है, जबकि जो डी कैटेगरी है उस डी कैटेगरी में अगर आप नज़र डालें तो आपको आसिफ अली, हैदर अली, उसके अलावा वसीम जूनियर, शाहनवाज़ दहानी और जाहिद महमूद नज़र आएंगे वाइट बॉल क्रिकेट की। और फिर उसके बाद अगर आप इमर्जिंग प्लेयर्स की बात करें तो इमर्जिंग प्लेयर्स में अली उस्मान है, मोहम्मद हारिस हैं, सलमान अली आगा जो कि श्रीलंका के दौरे के लिए सेलेक्ट हुए हैं, हसीबुल्ला बलूचिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो हैं, और मोहम्मद हुरैरा जिन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया था डोमेस्टिक में वो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अहमद शहजाद का लगता है क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो गया, इमाद वसीम को इन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, फ़हीम अशरफ को लिफ्ट नहीं कराई, हालांकि फ़हीम अशरफ की क्रिकेट बाकी है और फ़हीम अशरफ को दौरे श्रीलंका के लिए भी पाकिस्तानी टीम में मुंतखब किया गया। फिर डोमेस्टिक सीज़न का फ़ायदा क्या है, डोमेस्टिक सीज़न में जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका क्या फ़ायदा है। अच्छा, अगर आप इसमें रेड बॉल कैटेगरी के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो आपको रेड बॉल कैटेगरी में आपको लेफ़्ट आर्म स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो नुमान अली नज़र आ रहे हैं। नुमान अली रेड बॉल कैटेगरी में है और उनके अलावा सऊद शकील भी जो है वो रेड बॉल कैटेगरी में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊद शकील को मौका मिल सकता है मिडिल ऑर्डर में, और नुमान अली जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, अपना डेब्यू जब उन्होंने किया साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ पहली मैच में उन्होंने 5 विकेटें ली थी एक इनिंग्स में, तो वो उनको भी शामिल किया गया। अब ये होता है, इस पूछता ये है कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन से कि उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा, क्या डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को रखा क्राइटेरिया, इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस को रखा, हसन अली को तीनों कैटेगरीज़ में जो रखा है वो किस खुशी में उन्होंने रखा है, उनकी परफॉर्मेंस अगर ठीक है, जवाल की तरफ गामज़न है तो आप उनको एक आध कैटेगरी में आगे पीछे कर सकते थे। तो अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अभी श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी टीम खेलेगी, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 7 T20 मैचेस अपनी सरजमीन पर खेलेगा। अफ़गानिस्तान की सीरीज़ तो तकरीबन मौखर हो गई है और फिर श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के बाद पाकिस्तान को एशिया कप में भी शिरकत करना है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है न्यूजीलैंड जाएगी, जहां वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के क्रिकेट टीमों के हमरा एक ट्राई नेशन क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, जिसमें कि अगर देखा जाए तो वो डबल लीग की बुनियाद पर खेला जाएगा और वो तैयारी का हिस्सा होगा। 2015 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पहले न्यूजीलैंड गई थी। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है, खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, हमें देखना होगा सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से। और अपनी अगली वीडियो में मैं जिक्र करूंगा रमीज़ राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और रमीज़ राजा के जो उनका एक्सप्रेशंस है, जो उनकी बौखलाहट है, उसके हवाले से भी देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।